Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, a business and economics expert, a qualified educationist and a corporate trainer. Welcome to my channel. आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स की ज़बान में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट कैसे होता है, वो कौन से ग्रुप्स हैं एक इकोनॉमी में जिनको हम अनएम्प्लॉयड कंसीडर करते हैं और वो कौन से ग्रुप हैं जिनको हम अनएम्प्लॉयड कंसीडर नहीं करते, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैलकुलेट करना एक इकोनॉमी के लिए क्यों ज़रूरी है। ये सब कुछ हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक्स की ज़बान में हम अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो लिखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोज़गारी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन पीपल डोंट हैव जॉब्स। ये डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की ज़बान में बिल्कुल गलत है और अगर आपने ये एग्ज़ाम में लिख दी तो 100% आपको ज़ीरो मिलेगा। उसकी वजह ये है कि इकोनॉमिक्स में चंद चीज़ें मिलके किसी चीज़ को डिक्लेयर करती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, जब उन लॉज को प्रूव करना होता है तो आप एक सेट्रस पैरेबस की कंडीशन है जिसको आप अप्लाई करते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप लॉज को प्रूव करते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है, इसमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ देखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग। पहली चीज़ ये है कैपेबल ऑफ वर्किंग। लेट मी गो बैक। कैपेबल ऑफ वर्किंग यानी काम करने की अहलियत रखते हो। अब सवाल यहाँ ये है कि काम करने की अहलियत का क्या मतलब है? उनके पास वो एजुकेशन हो जिससे उनको जॉब मिल सकती है, उनके पास वो स्किल्स हों जिससे उन्हें जॉब मिल सकती है। ठीक है, वो हुनर हो जिससे उनको जॉब मिल सकती है। पहली चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में फॉल करने के लिए एबल टू डू द जॉब हो। उसके बाद एक्टिवली जॉब ढूंढ भी रहे हो, दे मस्ट बी सीकिंग फॉर द जॉब। लेकिन इन दोनों कंडीशंस के होने के बावजूद अनएबल टू फाइंड द जॉब हो, उनको जॉब ना मिल रही हो। ये 3 कंडीशंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, इनका मीट करना लाजमी है। दोबारा से बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन where people who are capable of doing jobs, actively seeking for job but unable to find the jobs। ठीक है, इस कैटेगरी को आप कहते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन लोगों पर रख के कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आ जाए जी, वापस आते हैं हम। पहली चीज जो है इसके अंदर की पॉइंट कि एक्टिवली सीकिंग फॉर वर्क है। दूसरा, इकोनॉमिक इंडिकेटर। अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक इंडिकेटर का पता चलता है। इन क्या है? मिसाल के तौर पे एक इकोनॉमी है, एक कंट्री है, उसमें बेशुमार लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उसमें बहुत स्किल्ड लोग हैं, लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही। पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो रिकॉर्डेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो मेरी इत्तला के मुताबिक 5.7% है गालिबन, जो कि बहुत ह्यूज है। ये रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड तो पता ही नहीं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का तो कोई हिसाब ही नहीं है पाकिस्तान में। तो जब एक इकोनॉमी में अहल लोग जॉब्स ढूंढ रहे हों, उनको जॉब्स ना मिल रही हों, ऐसी कंडीशन में आपको इकोनॉमिक हेल्थ का पता चल जाता है कि यार ये इकोनॉमी कितनी हेल्थी है। उसके परसेंटेज फार्मूला होता है जो कि आपके सामने इस वक्त है। अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द, अच्छा वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अभी तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? एक चीज़ स्टूडेंट्स एग्जाम में एक और गलती करते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों को एक ही लिख देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज़ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल अलग चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कैलकुलेट करना अनएम्प्लॉयमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स हु आर अनएम्प्लॉयड बट एक्टिवली सीकिंग फॉर जॉब। क्लियर होगी? अच्छा, फॉर्मूला क्या है इसका? अनएम्प्लॉयड पीपल, यानी कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब ये जो वर्ड है अनएम्प्लॉयड, इसके लिए क्या मैंने आपको बताया था, 3 कंडीशंस का होना लाजमी है। कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब हो, एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हो मगर अनएम्प्लॉयड हो, उनको जॉब ना मिल रही हो। ये लोग डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। अब ये जो वर्ड है ना लेबर फोर्स, ये भी मैं आपको इसी लेक्चर में समझाऊंगा कि लेबर फोर्स असल में इकोनॉमिक्स की जबान में क्या होता है। अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा।
ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला देखो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करता मैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है? अनएम्प्लॉयड पीपल, नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमी डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स टाइम्स 100। कीप इट इन योर माइंड कि unemployment, whenever we calculate unemployment rate, the answer will always be in percentage. The problem that I have seen on uncountable number of occasions in exams that students basically calculate unemployment rate, but they forget to put the percentage sign next to the figure. That results in zero grades. बात समझ आई? अंग्रेजी बहुत बोलता हूँ तो इसलिए मैं बोलता चला जाता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया गवर्नमेंट मॉनिटर से की पॉइंट मैं आप ये बता दूं कि गवर्नमेंट जो है मॉनिटर करती है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को इन द नेशन बाय कैलकुलेटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हिच इज फाउंड डिवाइडिंग बाय अभी भी बताया मैंने आपको बात, ठीक है। अब जो मैंने आपसे पीछे कहा था कि लेबर फोर्स इकोनॉमिक्स की ज़बान में क्या होती है, उसकी भी डेफिनेशन यही मैं आपको इसी लेक्चर में बता रहा हूँ। लेबर फोर्स क्या होती है? इंक्लूड्स ऑल द पीपल एज फ्रॉम 15 टू 64। अच्छा, अब ये 15 टू 64 जो लिखा है यूएस का नंबर है। लेट मी टेल यू, ये जो एज क्राइटेरिया है ये कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, चेंज होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो लेबर फोर्स है वो 18 साल से सॉरी 16 कह रहा था मैं, 18 साल से लेके 60 साल की उम्र तक लेबर फोर्स कहलाती है। यानी ये वो लोग हैं जो नौकरियां कर सकते हैं। इस एज लिमिट को बढ़ा के 62 किया गया, फिर इसको हमने सुना कि शायद 63 या 65 किया गया। अभी कुछ अर्सा पहले आपको फ्रांस में बड़े मुजाहिरे होते हुए दिखे, बड़े झगड़े होते हुए दिखे। वो ये थे कि जनाब एज लिमिट को चेंज किया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने एग्री नहीं किया, लोग उस बात पे नहीं माने। आई डोंट नो उसका क्या हुआ, मैंने फिर फर्दर उसको पढ़ा नहीं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा यॉन कर रहा हूँ बिकॉज़ ये लेक्चर जो है वो काफ़ी लेट नाइट रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड करना था तो करना था। तो लेबर फोर्स इंक्लूड, अच्छा अब ये मैंने आपको बताया, जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी और कंट्री की मिसाल उठा लें, हम गल्फ कंट्रीज़ की मिसाल उठा लें, वहाँ पे भी 18 से लेके 60 साल तक ये एज है लेबर वर्कफोर्स की। तो लेबर वर्कफोर्स इंक्लूड ऑल पीपल एज फ्रॉम दिस, जो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, हु आर आइदर एम्प्लॉयड, चाहे वो एम्प्लॉयड हैं, और अनएम्प्लॉयड, या वो अनएम्प्लॉयड है बट एक्टिवली सीकिंग फॉर जॉब। लेबर फोर्स कौन है इस एज में? पहले तो इस एज कैटेगरी में वो फॉल करते हो, वो जॉब ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं, वो जॉब सॉरी वो एम्प्लॉयड हैं या वो ढूंढ, देखो एक बात, यहाँ जो फॉर्मूला था ना हमारा, वो था अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, और लेबर फोर्स में दोनों लोग आ जाएंगे, वो जो अनएम्प्लॉयड हैं और वो जिनके पास ऑलरेडी जॉब्स हैं। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड टाइम्स 100, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकल आएगा। ठीक है, द एग्जैक्ट रेट में वेरी, मैंने अभी आपको बता दिया। हु इज इंक्लूडेड इन लेबर वर्कफोर्स, अच्छा लेबर वर्कफोर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है इसकी भी आगे डिटेल से मैंने डिस्कस किया भाई, लेकिन यहाँ बता दूं, एम्प्लॉयड पर्सन जो मैंने अभी आपको बताया जो जॉब कर रहा है, और अनएम्प्लॉयड वो जो अहल है जॉब ढूंढने का, जॉब करने का, ढूंढ रहा है मगर उसको जॉब नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो दोनों कैटेगरी के लोग जो जॉब कर रहे हैं या जो जॉब नहीं कर रहे, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो लेबर वर्कफोर्स बनती है, लेकिन एज कैटेगरी लाजमी है। अच्छा, हु इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लेबर वर्कफोर्स, इसकी भी मैंने आगे बड़ी डिटेल जो है वो डिस्कशन की हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लेबर फोर्स में इंक्लूड किनको नहीं किया जाएगा। सबसे पहले जो एक्टिवली जॉब्स नहीं ढूंढ रहे, काम नहीं ढूंढ रहे, सच एज रिटायरीज, बूढ़े हो चुके हैं, 70 साल एज हो चुकी है, अब नहीं काम करना चाहते या नहीं करते, नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, तो वो रिटायरीज जो हैं वो लेबर वर्कफोर्स में शामिल नहीं होंगे। स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स है वो भी लेबर वर्कफोर्स में शामिल नहीं होंगे। वो पेरेंट्स जो घर पे रहते हैं वो भी लेबर वर्कफोर्स में शामिल नहीं होंगे। और दोज केयरिंग फैमिली मेम्बर्स, वो लोग जो फैमिली मेम्बर्स का ख्याल कर रहे हैं, वो भी लेबर वर्कफोर्स में शामिल नहीं होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्लूड लेबर फोर्स, इंक्लूड इन लेबर फोर्स। अच्छा, कौन कौन लोग, अब जो मैंने आपसे बात की थी कि कौन कौन लोग लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। Part-time retail worker who is also a student is included because he or she is employed. कोई स्टूडेंट है, वो दिन में यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, शाम को आके 2-3-4 घंटे काम कर रहा है,
लेबर वर्कफोर्स में, लेबर फोर्स में, देखो मेरी बात याद रखना, अनएम्प्लॉयड पर्सन में नहीं, लेबर फोर्स में ये शामिल होगा जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। फुल टाइम नर्स इज इंक्लूडेड बिकॉज शी इज एम्प्लॉयड, ये तो फुल टाइम काम करने वाले लेबर फोर्स आएंगे। अ फैक्ट्री वर्कर whose plant closed and looking for the job, वो कोई फैक्ट्री वाला, कोई किसी बिजनेस के साथ मुंसलिक शख्स जिसका प्लांट अब बंद हो गया। प्लांट का मतलब ये है कि भाई उसका यूनिट बंद हो गया है, जहाँ वो काम करता था वो बंद हो गया है, अब वो जॉब ढूंढ रहा है, वो लेबर फोर्स का हिस्सा होगा। अ रीसेंट कॉलेज ग्रेजुएट अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट जॉब, यानी अब वो स्टूडेंट जिसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और अब वो जॉब ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, वो भी लेबर फोर्स का हिस्सा होगा। ये बात याद रखना, मैं बार बार आपको लेबर फोर्स समझा रहा हूँ, अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं समझा रहा। इसकी वजह क्या है, मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपको लेबर फोर्स के बारे में पता हो और अनएम्प्लॉयड पर्सनल्स की कैटेगरी पता हो। हाल ही में एक रिसर्च पेपर आया, मेरे स्टूडेंट ने लिखा था, और वो मेरे पास लाया। मेरी भी गलती थी कि मुझसे वो चीज़ निकल गई, यानी मैंने उसको इतना गौर से चेक नहीं किया शायद। क्यों मैं सुपरमैन बन के कहूँ कि नहीं मैंने पकड़ लिया, नहीं वो निकल गई। वो आगे जो प्रिंसिपल मार्कर था उसने पकड़ लिया इस चीज़ को, ठीक है? उसने कैसे पकड़ा कि जब उस रिसर्च पेपर को उस स्टूडेंट ने लिखा था तो उसने जो डेटा गैदर किया, क्योंकि हम रिसर्च पेपर में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, पैरामीटर्स लगाते हैं, लगाने का मतलब फिजिकल नहीं, पैरामीटर सेट करते हैं कि किन किन इन्फॉर्मेशन हम पिक करेंगे, कहाँ पे कितने हमने सैंपल रखा, रैंडम सैम्पलिंग की या हमने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की या सो ऑन, सारी चीज़ें, वो सैंपल का ग्रुप बनाना एंड सो ऑन। सो उसमें जो उसने एक कैटेगरी एक कैटेगरी जिसको उसने कंसीडर किया था, जिनका इनपुट उसने कंसीडर किया था, वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में फॉल नहीं करता था। अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में, यानी वो सैंपल का हिस्सा जिनसे उसने डेटा कलेक्ट किया था, वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में फॉल नहीं करता था। इससे उसके रिसर्च पेपर पे ऑब्जेक्शन लग गया, मेरे ही स्टूडेंट पर। समझ आ रही है? इसलिए मैं इतना फ़ोर्स कर कर के आपको समझा रहा हूँ कि आपको एग्ज़ैक्ट पता हो कि हम अनएम्प्लॉयड किन्हें डिक्लेयर करते हैं, हम लेबर फ़ोर्स में किसको लेते हैं, किसको नहीं लेते। आप बीकॉम के लिए, एडीसी के लिए या मास्टर्स के लिए आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कल आप अपना पीएचडी लिखेंगे, पीएचडी का थीसिस लिखेंगे या अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे, उस वक़्त मेरी बात आपको ये काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नॉट इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कौन इंक्लूड नहीं है? लेबर फोर्स में कौन इंक्लूड नहीं है? नंबर 1, स्टेइंग एट होम मदर। मैंने अभी आपको यहाँ पढ़ाया लेबर फोर्स में कौन-कौन इंक्लूड है। अब पढ़ रहे हैं हम लेबर वर्कफोर्स में कौन इंक्लूड नहीं है। घर पे रहने वाली मम्माएँ जो काम नहीं कर रही, घर की देखभाल कर रही हैं, बच्चों को सँभाल रही हैं, वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। कॉलेज ग्रेजुएट वॉलंटियरिंग एट कम्युनिटी सेंटर। अब मैं यूएस में था, सो उधर अभी थोड़े से पहले की बात है, ब्रुकलिन्स में ब्रुकलिन्स लाइब्रेरी बड़ी हसीन, बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी है। तो उधर एक छोटा-सा इवेंट था, मैं उस इवेंट को अटेंड कर रहा था, उसमें मेरा भी एक हिस्सा था वर्कशॉप में बात करने का, सेमिनार में सॉरी। सो मैंने देखो इतने सारे लड़के, जवान लड़के, वो यहाँ बड़े यार बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। वो कोई उधर काउंटर पे खड़ा है, कोई इस काउंटर पे खड़ा है, कोई यूँ हेल्प कर रहा है, कोई यूँ हेल्प कर रहा है, कोई यूँ गाइड कर रहा है, कोई जो है वो किताबें लगा रहा है, कोई जो है ब्रोशर्स बाँट रहा है। वो सारे के सारे कम्युनिटी वर्क कर रहे थे, उसमें से किसी को एक धेला नहीं मिल रहा था पैसे का, कम्युनिटी वर्क कर रहे थे। ये कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, इनको आप लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं। अब अगर आप मिसाल के तौर पे एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और उस रिसर्च पेपर में आपने जो सैंपल रखा, जिस सैंपल को आपने कंसीडर कर लिया कि भई मैंने, और आपने लिखा कि लेबर फ़ोर्स की मैंने डाटा कलेक्ट किया और जिनका डाटा कलेक्ट किया उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे जो वॉलंटियरिंग वर्क कर रहे थे। सर यही ऑब्जेक्शन लगेगा और आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए एक-एक लफ्ज़ को तोड़-तोड़ के, खोल-खोल के समझा रहा हूँ। A discouraged worker who has stopped looking for a job after 18 months is included
इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज ही इज नॉट। अच्छा, ये 18 मंथ ज़रूरी नहीं है, ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। डिस्करेज वर्कर कौन होता है? डिस्करेज वर्कर पर्सन उसको कहते हैं जो आपको पाकिस्तान में नज़र आएगा पान के खोखे के ऊपर, सिगरेट पीता हुआ किसी कोने के अंदर, चाय की दुकान के ऊपर, अफसोस करता हुआ कि यार बड़ी कोशिश की लाले, एमबीए किया था, जॉब नहीं मिली। कितने अरसे से ढूंढ रहे यार, 2 साल हो गए जॉब ढूंढते हुए यार, अम्मा अब्बा ने ज़िंदगी हसाब कर दी यार, हर रोज़ अब्बा की बातें सुननी पड़ती हैं यार, जॉब नहीं मिली। अपना कुछ नहीं बनने का भाई, कोई वीज़ा निकालो यार, बाहर निकल जाए। ये है वो जो डिस्करेज्ड वर्कर है, जिसने कोशिश की थी जॉब ढूंढने की मगर उसको मिल ना सकी, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजर गया, उसको जॉब नहीं मिली। इसको कहते हैं डिस्करेज वर्कर। और अब आप उससे पूछें, अच्छा तो अभी तुम जॉब ढूंढ रहे हो? कहता है भाई अब तो अपने ने बस, अब अपन ने यार बस कर दी भाई, अब अपने से जॉब नहीं ढूंढी जा रही। ये इस मुल्क में कुछ नहीं बनने का। ये क्या है? ये डिस्करेज वर्कर है। अब ये बेचारा लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि उसने कोशिश की, उसका नहीं मिली। एन इंजीनियर रिटर्निंग टू स्कूल टू अर्न अ टीचिंग डिग्री इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज ही इज नॉट करंटली सीकिंग फॉर अ जॉब। अब मैं ये भी बड़ी काम की चीज़ है। एक शख्स है, वो उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, मेरे साथ मेरे कितने कोलीग्स हैं, क्या किया हुआ जी, फिज़िक्स इंजीनियरिंग की हुई है, क्या किस स्पेशलाइजेशन क्या थी जी, फिज़िक्स में और साइंस में, और मुझे तो इतनी इंजीनियरिंग की फील्ड का पता भी नहीं है, केमिकल्स में। और एक मेरा दोस्त है, उसने पता नहीं किस में की है, वो माइक्रो, पता नहीं वो कीड़ों वीड़ों की कोई रिसर्च उसने की हुई है। एक मेरे साथ दोनों ने बॉटनी के अंदर पढ़ा हुआ था एंड सो ऑन। अच्छा, अब सवाल यहाँ ये है कि जिस शख्स ने इंजीनियरिंग की है, तो क्या उसने स्कूल में पढ़ाने के लिए जॉब इंजीनियरिंग की थी? नहीं। 99% इंजीनियर्स इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं ताकि वो अपने सेम शोबे के अंदर अपनी जॉब को परस्यू कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से जब जॉब नहीं मिलती तो फिर इंजीनियर्स को जो सबसे बेहतरीन शोबा नज़र आता है वो होता है टीचिंग का, कि यार हमने भी पढ़ा, अब हम भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और मुझ समेत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर आ गए। हो सकता है कुछ दिल से आए, कुछ नहीं आए, कुछ मजबूरन आए, कुछ हालात में आए। अब वो इंजीनियर आया, उसने आके स्कूल को ज्वाइन कर लिया, पढ़ाना शुरू किया। तो थोड़े अरसे के बाद पता चला कि भाई आप तो पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्यूटीएस नहीं है। क्यूटीएस कहते हैं क्वालिफाइड टीचर स्टेटस नहीं है। यानी आपके पास यूके से या यूएस से किसी किस्म की टीचिंग लाइसेंस आपने नहीं लिया हुआ। दूसरी चीज़, आपके पास बीएड नहीं है या आपके पास एमएड नहीं है, तो भाई आप एलिजिबल नहीं हैं पढ़ाने के। तो जब आप एलिजिबल नहीं हैं पढ़ाने के, तो अब आप क्या करें? अगर वो किसी अच्छे स्कूल में काम कर रहा है तो वो स्कूल कहता है ठीक है, आप ऐसा करें कि अब आप कॉलेज को ज्वाइन करें, हम आपका खर्चा भी उठाएंगे, आप थोड़ी देर यहाँ आके पढ़ाया करें, बाकी आप जाके वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करें एजुकेशन में, ताकि आप क्वालिफाइड टीचर बन सकें। क्या बन सकें? क्वालिफाइड टीचर बन सकें। अब ये जो वापस गया है इंजीनियर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये एजुकेशन की पढ़ाई कंप्लीट करे और इसको क्वालिफाइड टीचर का स्टेटस मिले, ये लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होगा जब तक कि ये अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके अब वापस जॉब का हिस्सा नहीं बन जाता। ऑफिशियली ये लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? चलो, बार बार एक ही बात को चबाने का मुझे शौक नहीं है, बार बार एक्सप्लेन करो। लिमिटेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पहली चीज, discourage worker. The unemployment rate does not include or account of discouraged workers. Those who have stopped looking for the job because they believe no jobs are available. This can lead to underestimation of true unemployment. अच्छा, ये जो अब हम बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं limitations यानी disadvantages क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की कैलकुलेशन। देखो, वैसे तो कोई ऐसे डिसएडवांटेजेस नहीं है। पहली चीज़ ये है कि जब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं तभी तो आपको पता चलता है कि भाई कितने लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। लेकिन इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो गलत हैं, कि आप डिस्करेज वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट रेट का हिस्सा नहीं बनाते। अच्छा, ये नहीं है कि हम कहें नहीं नहीं हम तो बनाएंगे, वो नहीं बनाते तो क्या हुआ? नहीं, ये यूनानिमसली एक्सेप्टेड एंड सेट और फिक्स रूल है। गोरे ने ये दुनिया के अंदर रूल फिक्स कर दिया कि भाई ऐसे ही होगा। अब दुनिया गोरे की मोहताज है। गोरे का मतलब क्या है? गोरी चमड़ी वाले। अब दुनिया भाई उनकी मोहताज है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन उनके पास है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, इकोनॉमिक्स उनके पास है, साइंस उनके पास है, तो आपको तो फिर उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि भाई आप डिस्करेज वर्कर को अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में वो लेबर फोर्स के अंदर आप नहीं लेंगे, ठीक है।
अब ये डिस्करेज वर्कर आज डिस्करेज्ड है, हो सकता है कल उसको एक इंटरव्यू की कॉल आ जाए, वो 1 महीना जॉब करे, वहाँ जॉब ना समझ आए, वो फिर जॉब छोड़ दे, वो फिर एक्टिवली ढूँढना शुरू कर दे, उसकी उम्मीद बन जाए। ऐसे में क्या होगा? तो इस सूरत-ए-हाल में क्रिस्टल क्लियर फिगर नहीं आती इकोनॉमी के सामने। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? यानी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ये भी एक लिमिटेशन है अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट डज़ नॉट कैप्चर underemployment where people are working as part-time jobs but want full-time work and are working in the jobs that don't match their skills or education. इसकी मिसाल पाकिस्तान में भी भरी हुई है। इसकी मैं अभी रीसेंट मिसाल देता हूँ। मेरे कंट्री का भी ट्रैवल था। सो वहाँ मैं स्टारबक्स पे बैठा हुआ था शाम को। सो स्टारबक्स पे जो वो बैरिस्टा कहते हैं जो कॉफ़ी बनाते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, भूल गया मैं। तो जो कॉफ़ी बनाते हैं तो वो लड़का आया, उसने आके मेरी टेबल पे कॉफ़ी रखी। मैं उस लड़के को देख के हैरान हो गया, इतना हसीन लड़का माशाल्लाह, इतना हसीन लड़का। मतलब बॉडी बिल्डर लड़का, बड़ा अच्छा खुश शक्ल, बड़ा खुश अखलाक। तो मैंने उस लड़के को रोका। मैंने कहा 1 मिनट ठहरो। मैंने कहा तुम कब से काम कर रहे हो यहाँ? कहने लगा सर मुझे भी 2 महीने हुए हैं, सो ऑन। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा तो तुम मुझे इस तरह लग नहीं रहे। हँसने लगा। कहने लगा सर मैं तो पार्ट टाइम कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने कहा क्वालिफ़िकेशन क्या है तुम्हारी? अब जो उसने मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई तो मैं तो उसकी क्वालिफ़िकेशन सुन के हैरान हो गया। पता नहीं कौन से मुल्क का उसने बताया, उसने वहाँ से मेडिकल में तालीम ली हुई थी। फिर उसने फ़िज़िकल वो नहीं होते वो जिम के अंदर एक्सरसाइज़ वगैरह करवाने वाले, उसकी उसने एजुकेशन ली हुई थी। उसके साथ-साथ पता नहीं इमरजेंसी कौन सी उसकी हुई, उसको उसके मतलब की जॉब नहीं मिली। अब पेट को तो पालना था। तो वो कहने लगा कि यहाँ पे स्टारबक्स में जो है वो फ्री ट्रेनिंग सेशन लगा हुआ था, एक दिन मैं यहीं से गुज़र रहा था। तो फ्री ट्रेनिंग सेशन था, अब ये बारिस्टा ये कॉफ़ी बनाने वाले का, तो मैंने वो अटेंड किया। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई, उन्होंने मुझे 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग दी और सर मुझे यहाँ जॉब मिल गई, तो अब मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। अब देखो उसके स्किल्स क्या थे? वो जिम ट्रेनर बन सकता है, वो फिज़ियोथेरेपिस्ट बन सकता है, वो पता नहीं और भी कोई इसी से रिलेटेड चीज़ें कर सकता है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। जॉब नहीं मिली तो वो स्टारबक्स से कॉफ़ी बनाने लगा खड़ा होके। इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो तुम अभी जॉब ढूँढ रहे हो? कह रहा है सर मैं ढूँढ तो रहा हूँ, लेकिन मेरे मतलब की मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर चला जाऊँगा। देखो वो पार्ट टाइम बेचारा वहाँ काम कर रहा है, यानी और वो कितनी देर काम, वो फुल टाइम जॉब भी नहीं कर रहा, वो उसको पार्ट टाइम ही मिली वहाँ पे, यानी चंद घंटों के लिए वो आता था काम करने, बट इट्स लाइक उसका ब्रेड एंड बटर चल जाएगी उससे। पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, फुल टाइम जॉब ढूँढ रहा है, ये बंदा अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट में आता है। ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैंने पूरी आगे डिस्कशन की हुई है और वो बनाया हुआ है, लेक्चर बनाया हुआ है। व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैटर्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है, क्यों मैटर करता है? नंबर 1, इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ाइन होती है इससे। इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ाइन होने का मतलब क्या है कि unemployment rate, government and the central bank uses the unemployment rate to shape the economic policies such as stimulus measures during the recession or the interest rate adjustments to control the inflation. आप अक्सर सुनते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया। पाकिस्तान में तो बढ़ता ज़्यादा है, कम तो खैर नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट रेट को खेला जाता है उसके साथ। अ, देखो जब तक गवर्नमेंट को ये नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो ये कैसे पता करेंगे कि कितना पैसा इकोनॉमी में खर्च होगा? जब लोग ही बेरोज़गार हैं अगर, तो वो डिसीज़न कैसे ले सकती है गवर्नमेंट कि भई क्या करना है, किनको नौकरियों पे रखना है, सॉरी हमने क्या पॉलिसी रखनी है, कितना रेवेन्यू एक इकोनॉमी से जनरेट होगा? नहीं पता चलेगा ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करना लाज़िम व मलज़ूम है ताकि इकोनॉमिक पॉलिसी एक कंट्री की फ़ॉर्म की जा सके। दूसरी चीज़ है सोशल इम्पैक्ट। The high unemployment rate can lead to social problems like increased poverty, lower consumer spending, and the greater reliance on welfare programs. देखो जिस कंट्री में बेरोजगारी जब बढ़ती है ना, इसके इतने प्रॉब्लम्स हैं कि मैंने जो आगे लेक्चर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड किया है, मैं उसमें कॉन्सिक्वेंसेस रिसर्च के बाद लिख लिख के थक गया था। फिर मैंने कट की हैं बहुत सारी कि भाई ये नहीं, इतने डिटेल के अंदर तो लेक्चर 2 घंटे का बन जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपकी अगर मैं सीधा-सीधा बताऊँ तो सर आपकी
कंट्री की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को तबाह कर देता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम इंक्रीज़ हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक मुल्क कर्ज़ों में डूब जाता है, सिर्फ़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से। और ये इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बदकिस्मती है, मैंने आज तक सुना नहीं कि किसी टॉक शो के अंदर जो है, ज़माना हो गया, यानी मेरी दाढ़ी में बाल सफ़ेद हो गए, सर में बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन मैंने आज तक किसी टॉक शो में, मेरा इकोनॉमिक्स का दूसरा मास्टर्स है, मैंने एमआईटी से भी पढ़ा हुआ है, कोर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर। पता नहीं, इकोनॉमिक्स से मेरा बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का। मैंने किसी की पढ़ी लिखी ऐसी डिस्कशन नहीं देखी जो शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करता हो किसी टॉक शो के अंदर बैठ के, या रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे बात करता हो, या हाउ टू एक्चुअली टैकल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रिसर्च के साथ बात करता हो। पॉलिटिकल डिस्कशन होती है। बदकिस्मती है लोगों को, पर ये भी नहीं पता होता। मैं आपको बताऊं, जो लोग जैसे कोई ये कहता है ना कि हम 50,000 जॉब्स दे देंगे, हम 20,000 जॉब्स दे देंगे, हम 1 लाख जॉब्स दे देंगे, सर उनको असल में पता भी नहीं होता है कि एक कंट्री में जॉब्स कितनी निकल सकती हैं, कितनी जॉब्स आएंगी, कितनी जॉब्स पॉसिबल हैं, क्या लोगों के पास कोई स्किल है भी या नहीं है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन ये डेटा मैंने कहाँ से उठाया है, या तो मैंने आईएमएफ से उठाया था या वर्ल्ड बैंक से उठाया था, लेकिन मैंने कहीं से डेटा सारा उठाया, उसके बाद इसको कंपाइल किया, तो ये 2023 तक का डेटा है। ठीक है, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कैलकुलेटेड वो 4.17% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब देखो, इंडिया का 4.17 बहुत है, क्योंकि इंडिया की आबादी 2 अरब है, तकरीबन 2 अरब लोग, उनके 4.7 का मतलब है कोई 8 साढ़े 8 करोड़, है ना, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा आवाम अनएम्प्लॉयड है, यानी दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब्स, दे आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर द जॉब्स, मगर उनको जॉब्स नहीं मिली। अब यहाँ पे प्लीज़ इंडिया पाकिस्तान खेलना ना शुरू करना, ठीक है। दूसरी चीज़, चाइना के अंदर 4.67% है, बहुत ज़्यादा है, वो भी 2 अरब, यानी दुनिया की 6 अरब या साढ़े 6 अरब कितनी आबादी है, उसमें से 4 अरब तो 2 कंट्रीज़ के अंदर है सिर्फ। बांग्लादेश में 5.6 है और पाकिस्तान के अंदर 5.5, ये रजिस्टर्ड है। इसके अंदर अंडर एम्प्लॉयड लोग शामिल नहीं हैं, इसमें डिस्करेज वर्कर्स भी शामिल नहीं हैं, इसमें वो लोग भी शामिल नहीं हैं जो एक्टिवली अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, 5.5%, यानी हमारी ये 26-27 करोड़ कितनी आबादी है, 26 करोड़ लोग हैं, उसमें से 5.5% जो है वो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड है। पता नहीं कितने बनते हैं। नेपाल में 10 पॉइंट और अफ़गानिस्तान के अंदर 14.39% ये रजिस्टर्ड है। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दुनिया में इस वक्त आ रही हैं, उस पे आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बायस्ड इंफॉर्मेशन होती है। अफ़गानिस्तान ना अपना डेटा कोई रिलीज़ कर रहा है फ़िलहाल, और जो दुनिया डेटा बना रही है उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, 78 मिलियन पीपल, यानी 78 मिलियन का मतलब है कि 7 करोड़ 80 लाख लोग लेबर फोर्स का हिस्सा हैं पाकिस्तान में, और अनएम्प्लॉयड उसमें से जो है वो 5.7% है। इंडिया की ये सारी दिया हुआ है, एंड सो वन, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इसको देखने की आप देख लें, अच्छी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कैलकुलेशन मैंने बता दी है कि फार्मूला क्या है, इसका कैलकुलेट कैसे होता है, देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेसन रिव्यू की तरफ चलते हैं। हमने आज इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, मैंने आपको समझाया अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, फार्मूला मैंने आपको समझाया, मल्टीप्लाई बाय 100 लाजमी कीजिएगा, लेबर फोर्स क्या होती है, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बड़ा आपको खोल के समझाया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, लेबर फोर्स में किन को इंक्लूड करना चाहिए, किन को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि डिस्करेज वर्कर्स कौन होते हैं, हमने ये भी पढ़ा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की लिमिटेशंस को हमने पढ़ा। अब सवाल ये है कि आपके जहन में आएगा कि भाई सर शायान के इस लेक्चर के हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो नोट्स के लिए बहुत आसान है। नंबर 1, इस लेक्चर के अंदर मैं लिंक दे दूँगा। दूसरा ये है कि आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.idealeducators.com, वहाँ जाएं, इकोनॉमिक्स पे जाएं, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। वरना
सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे आप सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट लिखिएगा तो ये लेक्चर आपके सामने आ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स के नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको बाआसानी वहाँ मिल जाएंगे। अगर आपने ये मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक पहुँचा दें इस चैनल को, यकीन कीजिए हर देखने वाले का बेइंतहा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।